साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एमपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, यानी कि एमपी जीके की टेंशन खत्म। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को डेली बेस पर यहाँ पर कवर करते रहते हैं तो एमपी जीके को लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कवर करते हैं एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न और एमपी स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी एक तरह से पूरे एमपी को जो है यहाँ पर कवर करता है। तो आपको पता है जो भी एग्जाम हो, जैसे कि एमपीपीएससी 2021, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी और मध्य प्रदेश में कोई भी एग्जाम हो, एमपी जीके जरूर पूछी जाती है। लगभग 40 से 50% जो पार्ट होता है वो आपका एमपी जीके ही कवर करती है, एमपी करंट और एमपी स्टैटिक जीके। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट चालू किया है आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर, सभी सक्सेस जंक्शन के अभ्यर्थियों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वन पाए जाते हैं? 17.8%, 20%, 27.8% या फिर 33%? आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है ए, यानी कि 17.8% भूभाग पर मध्य प्रदेश के सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये जो वृक्ष हैं वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, यानी कि मालवा की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको सागौन के अधिक वृक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खैर के वृक्ष से क्या उत्पादित किया जाता है, यानी खैर के वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तेल, गोंद, लाख या फिर कत्था? आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि खैर के वृक्ष से कत्था का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए, खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। मध्य प्रदेश में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी और बामौर जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, शिवपुरी और बामौर में कत्था बनाने का कारखाना स्थित है, जो कि खैर के वृक्ष से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं? बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर या फिर शहडोल? आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि बालाघाट में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करते हैं तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो वन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वहीं अगर प्रतिशत से बात करते हैं तो प्रतिशत की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न को गौर से पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है। वन क्षेत्रफल अगर पूछा जा रहा है तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर प्रतिशत में क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो प्रतिशत की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट है, जिसका वन क्षेत्रफल 4,970 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस साल अस्तित्व में आया था? 1991, 1972, 1984 और सन 2000? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मध्य प्रदेश में जो है अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ तो याद रखिएगा, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रभाव में आया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 सितंबर 1972 को प्राप्त हुई। यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1973 से लागू हुआ है। तो याद रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1973 में आया। अगर देश की बात की जा रही है तो देश में जो है 1972 में अस्तित्व में आया, जब 9 सितंबर 1972 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तो प्रश्न को बड़े गौर से पढ़ना है, पहले देखना है कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, देश में पूछा जा रहा है या मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हो, वीडियो का लेवल पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हमने देखा है वीडियो तो बहुत से लोगों ने देखा है लेकिन लाइक बहुत कम किए हैं। तो इससे हर्ट होता है यार, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, चीज़ें ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं, टाइप करके बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन फिर आपका अगर लाइक नहीं मिलता है तो ये लगता है क्या ही हम कर रहे हैं, है ना। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आज जो है यहाँ पर वन क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, उसके बाद में आपको स्टैटिक जीके भी इसी वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट में हम करंट अफेयर को भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मड़ई वन क्षेत्र में देखा जाता है? बाघ, भारतीय जंगली भैंसा, तेंदुआ या फिर उपरोक्त सभी? आंसर की बात करें, सही आंसर डी, यानी कि ये तीनों जो जानवर हैं वो मड़ई वन क्षेत्र अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पर्यटन स्थल मड़ई स्थित है। इस वन में बाघ, भारतीय जंगली भैंसा, भालू, चीतल, बारहसिंगा, हिरण, सांभर, तेंदुए, नीलगाय, मोर और बंदर आदि जो है जानवर यहाँ पर मड़ई वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि आपका कहाँ पर है, होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय स्थित नहीं है?
अमरकंटक, गोविंदगढ़, धार, लखनादौन। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि धार जिले में वन विद्यालय स्थित नहीं है। बाकी के 3 जो हैं आपके अमरकंटक, गोविंदगढ़ तथा लखनादौन, इन तीनों स्थानों पर वन विद्यालय स्थित है। केवल धार में वन विद्यालय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आइए आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो विभिन्न जंगलों सहित प्राकृतिक संसाधनों के मामले में मध्य प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल का 88.65% जो भाग है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से घिरा हुआ है। तो अगर सीधे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में कौन से वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है देख लेते हैं। तो भारत बांस उत्पादन के राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। मध्य प्रदेश में लगभग 50 लाख नेशनल टन बांस उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, बांसों को किस में नापते हैं, तो बांस उत्पादन को नेशनल टन में यहाँ पर नापा जाता है। बांस उत्पादन में पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा की राजकुमारी के नाम से किस वन्यजीव अभयारण्य को जाना जाता है? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है, आपको पता है, लेकिन सतपुड़ा की राजकुमारी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। मड़ई वन्यजीव अभयारण्य, पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आंसर देखिए, सही आंसर है ए, यानी कि मड़ई वन्यजीव अभयारण्य को सतपुड़ा की राजकुमारी कहा जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? सबसे कम कहां पर पाया जाता है? सबसे ज्यादा आपको पता है बालाघाट में है, सबसे कम कहां पर है? शाजापुर, मुरैना, रायसेन, डिंडोरी। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि शाजापुर में सबसे कम मात्रा में वन पाया जाता है, जो कि लगभग 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही वन पाए जाते हैं। मतलब कि बहुत कम जो है इसकी मात्रा है, वन जो है शाजापुर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना जंगल कहाँ पर पाया जाता है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, वन विहार पार्क में या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। आंसर देखिए, सही आंसर है ए, यानी कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य में सबसे पुराना जंगल पाया जाता है, भारत का सबसे पुराना जंगल। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के घने जंगलों में स्थित बोरी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कहा जाता है कि भारत के सबसे पुराने जंगल यहीं पर पाए जाते हैं। यह अभयारण्य शुष्क पर्णपाती वृक्षों और बांस के जंगलों से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे पुराने जंगल बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश की होशंगाबाद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नरसिंहगढ़, खजुराहो, अमरकंटक, पचमढ़ी। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन कही जाने वाली पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में कटीले वन पाए जाते हैं? ग्वालियर, श्योपुर, भिंड या फिर उपरोक्त सभी। आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि इन तीनों क्षेत्रों में जो है कटीले वन पाए जाते हैं। तो कटीले वन सामान्य रूप से 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले स्थानों पर होते हैं। यह वन मुख्यतः प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, उत्तरी शिवपुरी, भिंड, मुरैना आदि जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बबूल के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बीहड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर कटीले वन और बीहड़ वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी के द्वारा बीहड़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसे दस्युओं की आश्रय स्थली भी कहा जाता है, डाकुओं की आश्रय स्थली भी चंबल नदी को कहा जाता है। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? यहाँ से हम एमपी की स्टैटिक जी के स्टार्ट कर रहे हैं। तो काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? कटनी, सोनकच्छ, उज्जैन, बीना। आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि सोनकच्छ जो है वो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो मध्य प्रदेश की काली सिंध नदी देवास जिले के बागली गांव से निकलती है और लगभग 150 किलोमीटर में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी के किनारे सोनकच्छ नगर बसा हुआ है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई। काली सिंध कहाँ से निकलती है, किस में मिलती है, सोनकच्छ किस नदी के किनारे स्थित है। एक ही प्रश्न में अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रदान की जा रही है। काली सिंध नदी की लंबाई एमपी कांस्टेबल में पूछी जा चुकी है, तो 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चंबल में जाकर के मिल जाती है। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा, बेतवा। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि नर्मदा नदी के किनारे ऐतिहासिक नगर उज्जैन स्थित है। देखिए,
तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विक्रमादित्य की राजधानी भी हुआ करती थी। इसे कालिदास नगरी भी कहते हैं। तो इसी एक लाइन में आपके 3 से 4 प्रश्न क्लियर हो गए। बाबा महाकाल की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उज्जैन। इसे कालिदास नगरी किसे कहा जाता है? तो उज्जैन को कहा जाता है। विक्रमादित्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन थी। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, तो प्रश्नों को आप एक दूसरे से कनेक्ट करते जाइएगा तो एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। भगवान सिंह शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर इसी नगर में स्थित है। कहां पर? उज्जैन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तैराक रंजन पांडे ने, यहाँ से आपकी एमपी करंट अफेयर स्टार्ट हो रही है। तो तैराक रंजन पांडे ने बेंगलुरु में खेली गई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गोल्ड मेडल यहाँ पर रंजन पांडे ने जीता है। तो तैराक रंजन पांडे ने बेंगलुरु में खेली गई नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। रंजन पांडे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के निवासी हैं। तो याद रखिएगा, रंजन पांडे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के निवासी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वरिष्ठ जनों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन अंडरलाइन प्रारंभ की गई है। इसका नंबर क्या है? तो याद रखिएगा, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर चालू किया गया है। तो वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 12345, 13456, 14567 या फिर 15678। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 14567 जो है ये सीनियर सिटीजन लोगों की मदद के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वरिष्ठ जनों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमें वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित जागरूकता, निदान, इलाज, आसरा एवं वृद्ध आश्रम संबंधित जानकारी उपलब्ध रहेगी। तो सारी जानकारी आपको इस एक हेल्पलाइन नंबर पर प्रदान की जाएगी। अगर कोई वृद्ध जनों को परेशान करता है तो वृद्ध जन इस नंबर पर डायल करके, यानी कि 14567 पर डायल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मदद की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी तीर्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस जिले में लागू की गई है? इंदौर, भोपाल, रतलाम, विदिशा। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि इंदौर जिले में जो है मध्य प्रदेश पक्षी तीर्थ योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, तो पक्षियों के संरक्षण के लिए शहर में पहली बार लागू की गई पक्षी तीर्थ योजना का शुभारंभ रविवार को सुबह 9:30 बजे श्री राम मंदिर परिसर इंदौर में पहले घरौंदे के भूमि पूजन के साथ में किया गया। यहाँ एक समय में 2500 पक्षी सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में रह सकेंगे। तो पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों को आसरा देने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में जो है एक यहाँ पर पक्षी तीर्थ योजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर एक घरौंदा बनाया गया है और पहले घरौंदे के शुभारंभ के साथ में ही यहाँ पर पक्षी तीर्थ योजना का शुभारंभ हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है अमरकंटक, यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसे सोन नदी कहते हैं, जो बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है। देखिए किस किसने सही आंसर दिया है, आइए देख लेते हैं। तो माधव पटेल ने यहाँ पर नर्मदा बताया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर जिला है। बहुत बहुत धन्यवाद माधव पटेल जी। धर्मेंद्र सूर्या ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। थैंक्स सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आइएगा प्लीज, मैं आपका आभारी रहूंगा। बिल्कुल, हमने आज क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी है। आपका जैसा यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा उसी हिसाब से प्रश्नों की संख्या बढ़ती रहेगी। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सबको बताइए कि एमपी की प्रैक्टिस सेट आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जब तक आपका एमपी कांस्टेबल का एग्जाम आएगा तब तक आपकी एमपी बेहतरीन हो चुकी होगी। ठीक है, और आपको पता है कम से कम 20 से 25 प्रश्न एमपी कांस्टेबल में आपके एमपी करंट और एमपी स्टैटिक और एमपी जीके से आते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव पटेल ने थैंक यू सर भी कहा है। पुरुषोत्तम परमार ने यहाँ पर विलेज बमूलिया जिला सीहोर से है। तो पुरुषोत्तम परमार ने यहाँ पर बताया कि वे सीहोर जिले से निवासी हैं और नर्मदा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र सूर्या ने यहाँ पर अमरकंटक से बताया है 1050 मीटर ऊंचा है। बिंद एंड सतपुड़ा पर्वत से सोन और नर्मदा नदियों का जो है उद्गम स्थल है। ठीक है, धर्मेंद्र सूर्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवंतिका शुक्ला ने यहाँ पर अमरकंटक बताया, राजदांगी ने अमरकंटक बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने भी यहाँ पर अमरकंटक बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सरसों उत्पादन की वजह से किस जिले को पीले जिले के रूप में जाना जाता है? आपको पता होगा ये दो मतलब कि एक साथ में जिले हैं जिनको जो है पीले जिले के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सरसों का अधिक उत्पादन होता है, तो सरसों के तेल के उत्पादन के लिए ये जिले जाने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनको जो है दस्युओं की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो डाकू हैं वो भी इन जिलों में ही पाए जाते थे। तो अब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किन जिलों को यहाँ पर सरसों के अधिक उत्पादन की वजह से पीले जिले के रूप में जाना जाता है। बाकी आपको बता दें जो करंट अफेयर है, नेशनल करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के स्पोर्ट्स करंट अफेयर
और देश की और विश्व की, वो हम सुबह 7:30 बजे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, लगभग आपका 50 से 60 जो नंबर के प्रश्न आते हैं, चाहे वो एमपी कांस्टेबल हो, एमपी की पटवारी एग्ज़ाम हो, एमपी एसआई हो या फिर आपका एमपीपीएससी हो, उसमें करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और एमपी करंट अफेयर मिला करके लगभग 50 नंबर के प्रश्न आते हैं, वो आपके हमारे चैनल से कवर हो जाएँगे, ठीक है ना? बाकी ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली बेस पर आपके लिए एमपी की प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आते रहेंगे। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।